नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव बहुजन पाठशाला के प्रथम एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप सबके बीच में एक महान नायक, बहुजन नायक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में मैं आप सबसे रूबरू होना चाहता हूँ। उनके संघर्ष के बारे में और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, उसके विषय में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, माननीय कांसीराम जी का जन्म पंजाब रोपड़ के ख्वासपुर में आने वाले तीर्थपुर बुंगा नामक गांव में हुआ था। 15 मार्च 1934 में जन्मे कांसीराम ने देश की तत्कालीन राजनीति व्यवस्था में शोषितों के लिए जो एक आवाज पैदा की, उसको शायद ही कोई देश का नागरिक विस्मृत कर पाएगा। उनके पिता का नाम हरि सिंह था और माता का नाम मिशन कौर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बड़े ढंग से की गई। तो उसके बाद वो ERLD शोध सहयोगी की नौकरी पर उन्होंने DRDO की नौकरी भी ज्वाइन की। पुणे में उनकी ये नौकरी थी और उन्होंने इस नौकरी को बाद में छोड़ दिया, क्योंकि वहां के मजदूर लोगों को नौकरी के समय कोई अव्यवस्था होने के कारण घर में छुट्टी नहीं मिल पाती थी। इसलिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कहा, समाज सेवा, बहुजन सेवा, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए देश में काम करना है और जगह जगह पर जाकर लोगों को जागृत करना है कि बहुजन तबका कैसे ऊपर आ सके। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा, 2 पंक्तियां। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, मर गई फुलिया बिचारी की कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कन्नियों की टोकरी, है सदी सिर पर बिनौली कन्नियों की टोकरी, आ रही है सामने हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की है मोनालिसा। कैसी है भयभीत है कि हिरती सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। साथियों, इन पंक्तियों को कहने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना कांसीराम ने पूरा करने का सोचा और उन्होंने हद तक पूरा भी किया। कहते थे, बाबा तेरा सपना कांसीराम करेंगे पूरा। मुझे लगता है उनको कई प्रकार से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा उन्होंने समाज में परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा उन्हें जो प्रताड़ित या मानसिक कह सकते हो प्रताड़ित किया गया, घर से ही किया गया। घर वालों ने उन्होंने छोटी सी अवस्था में उनका विवाह करने का सोचा। तत्कालीन कांग्रेस विधायक की बेटी के साथ उनकी शादी तय कर दी गई, बिना विचार किए, बिना उनसे पूछताछ किए। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर उनको बड़ा मानसिक प्रताड़ित किया गया। उसके बाद उनकी बहन की डेथ होने पर भी वो नहीं गए वहां। उसके बाद पिता के देहांत होने पर वो भी अपने घर नहीं गए। शायद इसलिए नहीं गए कि उन्हें बहुजनों का समाज में एक प्रतिनिधित्व देना था। साथियों, मैं और बताना चाहूंगा, वो इस हिंदू धर्म के खिलाफ भी थे, क्योंकि हिंदू धर्म में आप जानते हैं कुछ कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों से हम और आप लड़ेंगे तो समाज, हमारा घर ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने तो बाबा साहब को सपने को पूरा करना था। 14 अक्टूबर 1956 में अंबेडकर जी ने जो धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म जो अपनाया, उसके बाद 30 मार्च 2002 में नागपुर में एक जनसभा हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जो 50वीं वर्षगांठ बौद्ध धर्म अपनाए जाने की मनाने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब लोग
आज से हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, उसमें मायावती जी भी थी उन्होंने, लेकिन बाद की परिस्थितियां बदली तो उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन लेकिन कांसीराम जी ने अपना धर्म त्याग दिया और वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि भारत में दलितों का शोषण हो रहा है, हमें शोषण नहीं, हमें शासक बनाना है, बहुजनों को शासक बनाना है। उसके बाद 1970 में बहुजनों पर जो शोषण हो रहे थे, इसलिए 1978 में उन्होंने वाम सेक का गठन किया और DS4 बनाया और कहा कि 1 रुपया अपने धनराशि से निकाल करके बहुजनों के लिए एकत्रित कीजिए, क्योंकि जब पैसा होगा तभी हमारी आवाज उठ करके सामने आएगी। 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई उन्होंने, और उसके बाद ये जो सारे संगठनों को बनाया, और उन संगठनों को बनाने के बाद उनका एक मकसद था कि कैसे बहुजनों की आवाज बुलंद हो, क्योंकि आप जानते हैं कितना शोषण हुआ है, कितना खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, किसी के बर्तन को छूने नहीं दिया जाता था, किसी के साथ पानी पीने नहीं दिया जाता था, चाहे उसमें ओबीसी समाज हो, चाहे उसमें SC समाज हो, चाहे उसमें ST समाज हो, सभी समाजों को मिला करके उन्होंने बहुजन तबका एकत्रित किया और कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अर्थात देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ओबीसी बहुजनों की, दलितों की, SC ST की। तो उन्होंने कहा कि जब हम इतनी संख्या में भारी हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सत्ता की चाबी, सत्ता ही सभी चीजों की चाबी है। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्ता में पहुंचना है, बहुजनों को सत्ता में पहुंचाना है। उन्होंने अपनी शादी नहीं की और उन्होंने अपनी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी को तैयार किया, और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की। वही BSP जो आज देश की तीसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, जो मतलब एक समय पर उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में आई, और उनके संबंध बहुत अच्छे थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो कोई हो, उनके बहुत अच्छे मिले मुलायम कांसीराम, हवा उड़ गए जय श्री राम, ऐसा जो नारा एक समय चलता था, मुझे लगता है। और उन्होंने कहा वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। उन्होंने कहा आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और कहा कि जो 15% लोग हैं, मनवादी लोग हैं, और उनकी संख्या इतनी नहीं है, फिर भी वो देश में उनका सब जगह शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, संसद के पटल पर वो अग्रणी है, विधानसभा में वो अग्रणी है, हर जगह वो जो विश्वविद्यालयों में वो अग्रणी है। तो हम 85% जो बहुजन तबका है, उन्होंने बहुजन एकता की बात की, कहा बहुजन एक हो जाओ, और एक हो जाओगे तो हमारा प्रतिनिधित्व होगा, हमारी बात तो सुनी जाएगी। उसके बाद वो राजनीति में आए, और 1981 में वो पहले BP सिंह के खिलाफ आजकल प्रयागराज जो कहा जाता है, वहां से वो चुनाव लड़े। चुनाव तो हार गए, लेकिन इतने बड़े नेता के सामने जब वो चुनाव लड़के आए, जैसे मान लीजिए आजकल चंद्रशेखर जी हैं, उभरते हुए BJP उभरते हुए नेता हैं, जो योगी जी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़े, हार गए। ऐसे ही माननीय कांसीराम जी चुनाव हार गए, लेकिन देश में लोगों तक वो पहुंच चुके थे, जन जन तक की आवाज बन चुके थे, पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, शोषितों की आवाज, कमजोर की आवाज, मजलूमों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज बन चुके थे। उसके बाद जब वो 1991 में इटावा से जब चुनाव लड़े, तो वो चुनाव जीतकर लोकसभा के पटल में पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने उसी समय माननीय मुलायम सिंह जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन ना चल पाया, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति जो होती है परिस्थितियों के अनुकूल होती है राजनीति। 1991 में गठबंधन टूट गया। उसके बाद बीजेपी के सहयोग से माननीय बहन कुमारी मायावती जी CM बन के आई। उसके बाद कई सारे ऐसे परिवर्तन किए उन्होंने। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। ओबीसी के लिए उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दलितों के नेता थे, ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने ही VP सिंह को फोर्स किया कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उन्होंने ओबीसी समाज की वो नेता उभरते हुए नेता बन रहे थे। माननीय उन्होंने कहा कि VP सिंह को दबाव डाला, कहा कि बहुजनों में ओबीसी को इंक्लूड किया जाए, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए। और सबसे बड़ी उन्होंने बात कही थी कि मीडिया अपना बनाओ,
मीडिया अपना होना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज को कहीं नहीं उठाया जाता है। आज भी वही समस्या है। हमारे कितने परसेंट जो लोग हैं, बहुजन लोग जो मीडिया में हैं, कहीं नहीं है। मुझे लगता है साथियों, आपको बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने अपने घर परिवार समाज जाति सबको छोड़ करके अगर किसी ने संघर्ष किया है, तो वो हमारे आदर्श माननीय कांशीराम जी थे, जिन्होंने संघर्ष किया। और मुझे लगता है उन्होंने सबके सामने पब्लिक में आकर, कभी वो सत्ता में नहीं आए, ना वो कभी मुख्यमंत्री बने, ना कभी वो, हालांकि उनके पास राष्ट्रपति बनने का अवसर आया था और बीजेपी ने कोशिश की कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए और अपना क्योंकि बड़े 85% लोगों की आबादी के नेता थे, लेकिन उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने 2001 में सार्वजनिक सभा में अपना उत्तराधिकारी कुमारी मायावती जो घोषित कर दिया, वही मायावती जी जो आज उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मुझे लगता है 2003 में उनको लकवा हो गया, ग्रस्त हो गए, इसलिए उनका 9 अक्टूबर 2006 को देहांत हो गया। और मुझे सब परिवार को उन्होंने छोड़ा, शादी नहीं की। ये सब क्या है? ये सब त्याग और तपस्या है। ये तब संभव हो सकती है जब आप बहुजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मुझे लगता है, तो इसलिए बार बार कहूंगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी है सब DS4, ये उनका नारा था कि मान लीजिए ये सब 15% आबादी वाले लोग हक जमा रहे हैं और हम 85% वाले लोग उनके शोषण पे जीते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, कांसी तेरी नेक कमाई तूने सोती हुई कौम जगाई, जो कौम सो रही थी उसको आपने जगाने का काम किया। मुझे लगता है कि आप सबने इस बात को सुना और इसको सब्सक्राइब करना साथियों, और कांसीराम के बनाए हुए रास्ते पर चलना। इसलिए मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। नमस्कार साथियों, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।